देश का अपना चैनल। यूट्यूब देख रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे साथी। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को किया संबोधित। कहा, देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी। त्रिशूर में पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की हुई शुरुआत। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार। सेबी ही करेगी जांच। शीर्ष अदालत ने सेबी को बाकी 2 जांच 3 महीने में पूरा करने का दिया निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रतिभागियों की संख्या 9 करोड़ के पार। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से की थी यात्रा की शुरुआत। और बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया ड्राफ्ट सर्कुलर। 31 जनवरी तक स्टेक होल्डर से मांगे सुझाव। केप टाउन में इतिहास बदलने उतरी टीम इंडिया की पेस बैटरी के आगे दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी हुई ध्वस्त। 55 रन पर सिमटी पहली पारी। मोहम्मद सिराज ने झटके 6 विकेट। जवाब में भारत का स्कोर 100 पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में महिला शक्ति रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए सरकार के कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की वजह से सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस विपक्ष का ढोंग रचते रहे। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां हमेशा से एक रही हैं। केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए 2 पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने
घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने पीएम का स्वागत करते हुए उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। आज़ादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाना विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। पीएम ने लैपटॉप, छात्राओं को साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की अहम भूमिका है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार किया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। बाजार नियामक ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी थी। इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड एड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। Whatever allegations have been raised in the Hindenburg report, that has caused a severe damage in the share market, and there were several investors who have lost their money. So what is their safety for the future, and whether it was a pre-planned or it is a conspiracy, or what is the truth in that report? So by taking into the consideration of these things, I filed a PIL before the Honorable Supreme Court, and our first prayer was that a committee, judicial commission or committee shall be constituted under the chairmanship of former Supreme Court Justice. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते।
मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। यह आंकड़ा 9 करोड़ के पार हो गया है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,787 शहरी क्षेत्रों और 1,58,771 ग्राम पंचायतों तक आई। ईसी वैन पहुंच गई है और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट चीता की सफलता का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चीते के सभी शावक नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कूनू नेशनल पार्क ने 3 नए सदस्यों का स्वागत किया है। इन शावकों का जन्म नामीबियाई चीता आशा से हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव समारोह के दौरान एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को सम्मानित किया। दोनों केंद्रीय नेताओं ने इस दौरान विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए। विजेताओं का सम्मान आत्मनिर्भर भारत उत्सव के तहत किया गया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ सार्थक बातचीत हुई। आने वाले वर्षों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 और 5 जनवरी को नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग का गठन 1987 में हुआ था। भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत जयशंकर का ये दौरा बहुत अहम साबित होगा। नेपाल के विदेश मंत्री ने जयशंकर के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व विदेश सचिवों और भारत के पूर्व राजदूतों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जहां सभी ने भारत नेपाल संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरे के दौरान दोनों देश सीमा सुधार, पुरानी विकास परियोजनाओं समेत कई विषयों पर ध्यान देंगे। इसी के साथ साथ जयशंकर अपने इस दौरे में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे। झारखंड में चल रहे सियासी हलचल और विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। राज्य में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी का कहना है कि मौजूदा हालात में जिस तरह से अचानक एक जनप्रतिनिधि का इस्तीफा लिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जोर जबरदस्ती की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका पर्दाफाश होकर रहेगा। एक स्वस्थ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का अचानक से इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना बिना कारण से, निजी कारण का हवाला दिया गया है, निजी कारण बताया नहीं गया है। अभी तक सरफराज अहमद, माननीय सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो लगता है कि जोर जबरदस्ती से दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। करोड़ों करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है। तो सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही।
कर्नाटक के हुबली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हुबली में हजारों कार्यकर्ताओं ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हजारों बीजेपी कार्यकर्ता हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के तीसरी बार दिए गए सम्मन पर एजेंसी के समक्ष नहीं पहुंचे। केजरीवाल को जांच एजेंसी ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय को एक जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने नोटिस को अवैध बताया। केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। 2 नवंबर और 21 दिसंबर के पहले 2 सम्मन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को ये तीसरा नोटिस था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज के दिन आप सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अरविंद केजरीवाल के तीसरी बार ईडी के सामने सम्मन को इनकार करने पर शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल को सरगना और भगोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सवालों को जवाब देने के बजाय घिसे पीटे बहाने दे रहे हैं। आज साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल सरगना नंबर 1 है और भगोड़े नंबर 1 है। आज जब तीसरा समन आया है तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है, कोर्ट भी वेंडेटा कर रही है, एजेंसी भी वेंडेटा कर रही है। आपकी नई साथी कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट शराब घोटाला हुआ है। आज सवालों का जवाब देने के बदले कि कैसे 2.5% से 12% कमीशन हुआ, कैसे प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया, कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, कैसे हजारों करोड़ रुपए आपने दे दिए शराब घोटालेबाजों को, और कैसे ये पॉलिसी में अगर कोई गलती नहीं थी तो वापस क्यों लिया गया। इनका जवाब देने के बदले वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, इसलिए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई ने बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा और विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ भेजने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। ये दिशा निर्देश वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के लिए लाभांश की घोषणा के लिए प्रभावी होंगे। डिविडेंड घोषणा करने या लाभ भेजने के पात्र होने के लिए बैंकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं जरूरी हैं, जो इस प्रकार हैं।
बैंक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए लागू नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया हो, जिसमें वे वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए डिविडेंड प्रस्तावित है। साथ ही जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित है उसके लिए शुद्ध एनपीए अनुपात 6% से कम होना चाहिए और बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करना चाहिए और लाभांश की घोषणा या लाभ के प्रेषण के लिए बैंक पर कोई आरबीआई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि चालू खाते का घाटा कम होने, मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्ज के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन देन से संबद्ध वही खाता अनुकूल रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती को देखते हुए बाह्य मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज कंपनी ने इन चीजों को देखते हुए चालू खाते के घाटे कैट के अनुमान को संशोधित कर इसके जीडीपी का 1% रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 1.3% था। वहीं 2024-25 के लिए इसके 1.3% रहने की संभावना जताई गई है, जबकि पहले इसके 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में इसके लिए अन्य बातों के अलावा कच्चे तेल के दाम के अनुमान को $90 प्रति बैरल से घटाकर $81 प्रति बैरल किए जाने और सेवा निर्यात के उम्मीद से बेहतर रहने को बताया है। गोल्डमैन सैक्स ने इक्विटी पूंजी प्रवाह बेहतर रहने के साथ कुल मिलाकर पूंजी प्रवाह अच्छा रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती का चक्र शुरू करने की संभावना, बॉन्ड के जेपी मॉर्गन के वैश्विक सरकारी बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने से क्षेत्र में बेहतर निवेश प्रवाह और उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है। इस पूंजी प्रवाह से 2024 में पहले के कर्ज की परिपक्वता अवधि पूरी होने के साथ शुद्ध कंपनी डॉलर कर्ज प्रवाह कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भुगतान संतुलन के मोर्चे पर 2023-24 में $39 अरब के अधिशेष की स्थिति होगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष में इसके कम होकर $27 अरब रहने का अनुमान है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आज बहराइच के महाराज सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित संत महात्माओं के साथ पूजित अध्यक्ष अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसका पुष्प वर्षा कर हर जगह स्वागत किया गया। साधु संतों की उपस्थिति में कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा कार्यक्रम में श्यामकरण टेकड़ीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे एवं संगठन के वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में 3000 कार्यकर्ताओं व संगठन के सभी आयामों के स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। कार्यक्रम की संयोजक श्यामकरण टेकड़ीवाल ने बताया कि किस तरह कलश यात्रा में जनमानस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना होगी। उस अवसर पर आज ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के माध्यम से पूरे शहर को निमंत्रण दिया जाएगा उस पल में सहभागी होने का कि उस दिन वो अपने यहाँ दीपावली मनावें, खुशी मनावें और भगवान राम जो 500 वर्षों से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे उसकी स्थापना में हम सब शामिल हों। आज ये यात्रा यहाँ से डिगिया चौराहा, छावनी, घंटाघर, फायर स्टेशन, कोतवाली होते हुए वापस पुनः महाराज सिंह इंटर कॉलेज में आएगी। इसमें सभी हिंदू जनमानस सम्मिलित हैं। और इंडियन एविएशन एनालिसिस एजेंसी के मुताबिक साल 2023 में दिसंबर के महीने में भारत में सबसे अधिक घरेलू हवाई ट्रैफिक दर्ज किया गया। 1 करोड़ 38 लाख से अधिक यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में उड़ानें भरी।
भारतीय एविएशन के इतिहास में ये सबसे अच्छा महीना रहा है, जिसमें 91,144 घरेलू उड़ानों ने उड़ान भरी। वहीं दूसरी ओर अगर प्रतिदिन उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या की बात की जाए तो 4,45,645 यात्रियों ने रोजाना उड़ान भरी है। ये संख्या पिछले महीने के मुकाबले 21,763 औसत से अधिक है। वहीं दिसंबर के महीने में हर रोज 2,937 घरेलू उड़ानों ने उड़ान भरी। हालांकि हर रोज उड़ाने वाली उड़ानों के औसत में पिछले महीने के मुकाबले कमी देखी गई है। अगर औसत उड़ानों की तैनाती की बात की जाए तो 86.6% उड़ानें अपने निर्धारित समय में उड़ी। प्री कोरोना समय की तुलना में हवाई ट्रैफिक में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी शरद मुदगल को अनुमति दें। नमस्कार।